मॉनसून सेशन का तीसरा दिन और तीसरे दिन भी हुआ खूब हंगामा। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर है, पहलगाम आतंकी हमला है, दूसरी तरफ एसआईआर है बिहार का, और इन सब के ऊपर एक बड़ा मुद्दा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। इस्तीफा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये विवाद अब पीछे चला गया है, इस पर अटकलें पीछे चली गई हैं। अब चर्चा ये कि आगे क्या, आखिर देश को नया उपराष्ट्रपति कब मिलेगा, ये चुनाव कैसे होंगे और नंबर गेम क्या है, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त प्रभात जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी, उपराष्ट्रपति जी ये पद अब खाली हो गया। राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा संवैधानिक पद है ये। बिल्कुल। इसके चुनाव को लेकर नियम क्या है? एज सुन एज पॉसिबल वाली स्थिति है अभी या कुछ और? मेनका बाकी मुद्दों पे तो हम लोगों ने कई बार चर्चा कर ली पिछले 24-48 घंटों में। अब कल इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया राष्ट्रपति की ओर से। उसके फौरन बाद गृह मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना जारी करके ये भी कह दिया गया कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है। आज चुनाव आयोग की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है। उस चिट्ठी में चुनाव आयोग ने ये कहा है कि उपराष्ट्रपति पद की चुनावी प्रक्रिया हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, थोड़ी जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की और उसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। ये तो एक कोरम है, चुनाव आयोग ने इस कोरम को पूरा कर दिया है जी। सवाल उठता है कि आखिर कितने दिनों में, नियम क्या कहता है? नियम क्या कहते हैं? तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नियम है कि एज सुन एज पॉसिबल, यथाशीघ्र, पद के खाली होने के बाद यथाशीघ्र। एक राइडर है उसमें कि जिन्होंने इस्तीफा दिया है या अगर उनकी डेथ हुई है तो मौजूदा उपराष्ट्रपति के, निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव करा लिया जाना चाहिए। तो इसमें तो तो अभी तो चुनाव इनके कार्यकाल खत्म होने में तो अभी 2027 ऑलमोस्ट 2 साल हैं। 2025 की जुलाई चल रही है, 2027 अगस्त तक, तो एक लंबा समय है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये कंडीशन है 60 डेज, 2 महीने के अंदर, पद खाली होने के 2 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जी मेनका, ये तो समय सीमा को लेकर है। इसके बाद एक सवाल उठता है कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव यथाशीघ्र नियम में और संविधान में तो कह दिया गया है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में मुझे लगता है कि सरकार कोई जल्दबाजी के मूड में नहीं है कि उपराष्ट्रपति का पद मतलब ऐसा कोई पद नहीं है जो कि अगर खाली रहे तो काम नहीं चल सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी उपराष्ट्रपति का जो मुख्य काम धाम है, मुख्य चुनौती जो है अभी सरकार के सामने कि ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम आतंकी हमले पर या एसआईआर पर संसद के अंदर अपनी बातों को रखना, सरकार का फोकस उस पर अभी ज्यादा होगा। बिल्कुल, ना कि उपराष्ट्रपति। बिल्कुल बिल्कुल मेनका, देखिए मैं वही कह रहा था ना कि उपराष्ट्रपति का जो मुख्य काम है वो राज्यसभा का संचालन है, राज्यसभा के सत्र का संचालन है सभापति के तौर पे। राज्यसभा का अभी मॉनसून सत्र चल रहा है, दोनों सदनों का, लोकसभा का और राज्यसभा का। 21 अगस्त तक सत्र चलना है। चुनाव की प्रक्रिया कितनी भी जल्दी की जाएगी, आज 23 जुलाई है, 21 अगस्त तक पूरी नहीं हो सकती है। मतलब इस सत्र में तो नए उपराष्ट्रपति का चुना जाना संभव नहीं दिखता है। क्या इतना जटिल है? जटिल नहीं है, लेकिन प्रक्रिया में आपको समय देना होता है। प्रायोरिटी नहीं है। नहीं, प्रायोरिटी भी, आप इसको हम नहीं कह सकते कि प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन प्रक्रिया के लिए आपको समय देना होगा ना भाई। आप नॉमिनेशन का समय देंगे, उसके बाद उनको अपने प्रचार के लिए समय देंगे, उसके बाद वोटिंग का समय निर्धारित किया जाएगा, वोटिंग के बाद काउंटिंग भी होगी। तो ये सारी चीज़ें, तो ये अभी 28 दिन में ये प्रक्रिया पूरी होती नहीं दिखती है, क्योंकि किसी भी नोटिफिकेशन से चुनाव के बीच आई थिंक कि 45 डेज का एक टाइम फ्रेम होता है कि इतना आपको देना है, मिनिमम 45 डेज आपको नोटिफिकेशन टू वोटिंग, आपको 45 डेज रखना है। तो ये मॉनसून सेशन चला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मॉनसून सत्र के बाद तो जब इस सत्र में नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है, और सितंबर फर्स्ट वीक में जहां तक संभावना है कि सितंबर फर्स्ट वीक में बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग उसकी तैयारी में है।
फर्स्ट वीक में, अगर सितंबर फर्स्ट वीक में बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो उस समय सारी पॉलिटिकल पार्टियां और नेता सांसद अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में लग जाएंगे, फोकस वहां होगा। तो मुझे जो लग रहा है कि प्रक्रिया, भले चुनाव आयोग ने ये अनाउंस कर दिया है कि हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन ये चुनाव बिहार चुनाव के बाद दिखता है मुझे कि बिहार चुनाव के बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिले। जी, एक और तथ्य इसके पक्ष में जाता दिख रहा है कि इस वक्त संचालन की जिम्मेदारी उपसभापति हरवंश नारायण सिंह को आ गई है, जो कि बिहार से हैं, जेडीयू से हैं, और ये फैक्टर भी सपोर्ट करने वाली है कहीं ना कहीं सरकार के लिए। तो बहुत ज्यादा एक नए विवाद पर लोगों का ध्यान न ले जाकर मौजूदा ध्यान बिल्कुल, देखिए उसमें कई इक्वेशन सदेंगे। अगर बिहार चुनाव के बाद होता है तो कई इक्वेशन सद सकते हैं ना, उसके आगे के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल, आप उसके आगे के बारे में सोच सकते हैं। बिहार में जो परिवर्तन की बात जो पॉलिटिकल हल्के में चल रही है कि बिहार में अब ये कहा जा रहा है कि अगर इस बार एनडीए गठबंधन अगर बहुमत में आता है तो बीजेपी बिग ब्रदर की भूमिका में होगी। तो बीजेपी अगर बिग ब्रदर की भूमिका में होगी तो जेडीयू और नीतीश कुमार इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं ना, उनको भी कुछ चाहिए होगा। उनके लिए कुछ ऑप्शन भी इधर दिखता रहेगा। बिल्कुल दिखता रहेगा। मेनका आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब उधर भाई बीजेपी बिग ब्रदर की भूमिका में होगी, नीतीश इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है, तो नीतीश के लिए भी तो कुछ दिखेगा, संभावनाओं का द्वार खुला रहेगा। हाँ, एक उम्मीद की किरण दिखती रहेगी ना कि एक स्पेस है वहाँ पे। जी जी। और अब नंबर गेम की बात कर लेते हैं कि ये नंबर किस तरह से काम आता है। राज्यसभा लोकसभा दोनों के सांसदों को एक इलेक्टोरल पहले पैनल बनाना होता है, फिर ये दोनों के सांसद मतदान में हिस्सा लेते हैं, वोट करते हैं, कैसे? देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में सामान्य उस पे कि 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तो हैं, कोई केस नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब उसमें तो कई क्वालिफाई करेंगे, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, अगर मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकती हैं अगर 35 साल से ज़्यादा के हैं हम लोग तो। लेकिन अब वोट कैसे होता है? हाँ। उसमें ये है कि जो भी नॉमिनेशन करते हैं मिनिमम 20 सांसद एज प्रपोजर होने चाहिए, एज प्रपोजर आपके नाम का, हाँ प्रस्तावक जिसको कहते हैं, प्रस्तावक होने चाहिए, और दोनों सदनों के सांसद मिलकर वोट करते हैं। ठीक है। और एक वहाँ फिर एक वोट काउंट होता है। एक सांसद एक वोट काउंट होता है। अभी अगर आप देखें तो लोकसभा की स्ट्रेंथ 542 है और राज्यसभा की 240 है। ये इतने वैलिड वोट हैं, तो ये हो जा रहा है आपको 782, 782। चुनाव जीतने के लिए, चुने जाने के लिए 392 वोट आपको चाहिए, किसी को भी, जो भी उम्मीदवार हैं। उसमें जो गणित कहता है एनडीए गठबंधन दोनों सदनों में मिला के काफ़ी आगे है। जो 392 चाहिए एनडीए की जरूरत भी नहीं है। हाँ, एनडीए को अभी के नंबर गेम के हिसाब से 427 अंक हैं, 427 नंबर हैं एनडीए के पास। उसमें लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134 के। विपक्ष के पास यही आंकड़ा 335 का होता है, जो बहुमत से नीचे है। 392 का बहुमत है, 355 इनके पास है। और अगर आप देखें तो लोकसभा में विपक्ष के पास 249 और राज्यसभा में 106। एनडीए जिसे चाहे उसे उपराष्ट्रपति बना सकता है। हालांकि देखिए बहुमत है, लेकिन विपक्ष भी वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। विपक्ष भी अपने उम्मीदवार जरूर लेकर आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये अचानक इस्तीफा और ये सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है सरकार से हेड ऑन करने का, जिसपे कि सरकार थोड़ी सी बैकफुट पर दिखती है। तो विपक्ष इस चीज को जरूर एक्सरसाइज करेगा। तो नए उपराष्ट्रपति के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, पहले बिहार इलेक्शन और उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है ये संभावना बिल्कुल आप कह सकती हैं कि बिहार चुनाव के तक ये लिंगर ऑन कर सकता है, ये आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है ना इनका। प्रभा जी, इस चर्चा को यहीं पर विराम लगाते हैं, लेकिन जाते जाते एक बार फिर बता दीजिए सूत्र क्या कह रहे हैं, इस्तीफा हुआ क्यों हुआ या लिया गया?
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो फजीहत कर रहे थे, तो उनको अब तो खुल के कहा जा रहा है कि इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा दिलवाया गया है, लिया गया है। हाँ। और सूत्रों के हवाले से जो चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें इतनी अनप्लान्ड थी कि मंडे की रात को 9 बजे धनखड़ साहब बिना प्री अपॉइंटमेंट के राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रपति के एडीसी और बाकी अधिकारी होते हैं उनमें भी अफरा तफरी मची कि भाई अचानक ऐसी बात क्या हो गई कि उपराष्ट्रपति रात को 9 बजे बिना अपॉइंटमेंट के आ रहे हैं मिलने। उसके बाद खैर मुलाकात हुई, राष्ट्रपति से मिले वो, राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और वहाँ से 9:25 9:30 के आसपास वो निकले हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनका जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर उन्होंने ट्वीट करके सार्वजनिक किया है। मैंने कल भी आपसे कहा था मेनका कि शाम में 4:30 5 बजे तक सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल। अचानक रात को 9 साढ़े 9 बजे इस्तीफा आता है। मतलब वो 4 घंटे की जो कहानी है ना, वो उंगलियों पे गिने चुने 2-3 लोग ही जानते हैं कि क्या हुआ है। सोर्सेज की कई सारी चीज़ें आ रही हैं निकल कर कि सोर्सेज तो ये भी कह रहे हैं कि भाई किसी सीनियर मंत्री के साथ उनका बकझक हुआ, फ़ोन पे कुछ बातें हुई, उसके बाद एक थ्योरी ये भी चल रही है कि जगदीप धनखड़ लगातार अपने बयानों की वजह से सरकार के लिए किरकिरी बन रहे थे, विपक्ष के नेताओं से असहज स्थिति क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अगर ये वजह होती तो बहुत पहले ले लिया गया होता। अभी इसके लिए इतना इंतजार सरकार शायद नहीं करती। अगर प्रेशर बनाया गया है तो, जैसा कि विपक्ष भी कह रहा है, यहाँ मसला कुछ और ही है। 2 जजों के खिलाफ अवमानना वाले मसले को भी इससे जोड़ा जा रहा है कि वो विपक्ष के खेमे में बेसिकली सरकार जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो अपने हिसाब से हैंडल कर रही थी। सरकार की इच्छा थी कि भाई हम लोकसभा के जरिए इसको लेकर आए। राज्यसभा वाला जो राज्यसभा में इम्पीचमेंट मोशन का जो नोटिस था, उस नोटिस पे सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उस पे सत्ता पक्ष के किसी सांसद का सिग्नेचर नहीं था, उस पे कोई कंसेंसस नहीं बना था, यानी क्रेडिट विपक्ष ले जा रहा था। और उसके बाद भी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई आई हैव रिसीव्ड द नोटिस एंड आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो सरकार को शायद ये कुछ चीज़ें ऐसी आ रही थी, स्थितियां बन रही थी जो असहज हो रही थी और लगा कि सेशन तक आगे बढ़ते बढ़ते कुछ और भी हो सकता है, तो इससे पहले ही ब्रेक लगा दिया जाए। बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन ये थ्योरी ज़्यादा मजबूत दिखती है अगर तमाम डॉट्स को जोड़ दिया जाए तो। जी बिल्कुल। जैसे राज्यसभा में महाभियोग के लिए प्रस्ताव आना, उसे लेकर तस्वीर सामने आ जाना, जगदीप धनखड़ का विपक्ष के सांसदों के साथ खड़ा रहना, उस चिट्ठी पर विपक्ष के सांसदों का ही सिग्नेचर जबकि सत्ता पक्ष के किसी भी सांसद का सिग्नेचर नहीं था। लोकसभा में अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, राज्यसभा में उसको मान लेना, तो तमाम चीज़ें डॉट्स तो यही बता रही हैं कि चीज़ें और बिगड़ जाए, इससे पहले ये कदम उठाया गया। खैर, अभी फिलहाल देश को इंतजार करना पड़ सकता है नए उपराष्ट्रपति के लिए। ये बात अभी तक की परिस्थितियों में बनती दिख रही है। धन्यवाद आपका इस वक्त। थैंक यू मेनका।